आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण और अभिक्रियाएं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। देखिए, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है, या दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, या एक पदार्थ टूट के कई पदार्थों का निर्माण करता है, उन्हें ही हम रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन कहते हैं। देखिए, इसमें जब नए पदार्थ का निर्माण होता है तो जो इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो इस केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, उसे हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और जो इस रिएक्टेंट्स के बाद, जो अभिक्रिया के बाद जो बनता है, उसे हम प्रोडक्ट या उत्पाद कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें हम प्रोडक्ट या उत्पाद कहते हैं। जैसे देखिए, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो देखिए, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है रिएक्टेंट्स है, अभिकारक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बाद में बनता है वो प्रोडक्ट है, उत्पाद है। जैसे हम देख सकते हैं कि भोजन का पचना, जब हम भोजन करते हैं तो वो हमारे शरीर में विभिन्न एंजाइमों के सहारे पच जाता है। तो ये भी क्या है, ये केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया है। जब हम सांस लेते हैं, यह भी एक केमिकल रिएक्शन, हम लेते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरह लोहे पे जंग लगना, हम अपने आसपास देखते हैं कि लोहे पे जंग लग जाता है, ये भी क्या है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन ही है। जैसे यहाँ अभी आपने देखा मैग्नीशियम फीते का जलना, जब वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया ही है। ठीक है, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें कुछ परिवर्तन होता है, जैसे उसके अवस्था में परिवर्तन होगा, उसके स्टेट में परिवर्तन होगा। यानी कि हो सकता है कि दो गैसेस मिले और एक लिक्विड का निर्माण कर दें, हो सकता है कि दो सॉलिड मिले और गैसेस का निर्माण कर दे, ये हो सकता है। या एक सॉलिड मिले और एक गैस मिले और वो गैसेस का निर्माण कर सकता है। ये अवस्था का परिवर्तन है। जैसे देखिए, हाइड्रोजन गैस जब ऑक्सीजन गैस के साथ मिलता है तो वो जल बनाता है और जल लिक्विड होता है। तो ये हो सकता है कि उसके कलर में भी परिवर्तन हो, उसके रंग में परिवर्तन हो, टेम्परेचर में भी परिवर्तन हो सकता है, जो हम आगे देखेंगे। और हो सकता है कि उसमें से उष्मा निकले और उष्मा का जो उत्सर्जन हो वो गैस के फॉर्म में हो। यहाँ जैसे यहाँ देख लीजिए, जैसे मैग्नीशियम, ये सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है गैस के फॉर्म में निकल जाता है, जो धुआं उठता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड ही है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया में ये सब परिवर्तन आपको देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को हम रासायनिक समीकरण के हिसाब से लिखते हैं, जिसमें हम रासायनिक सूत्र का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का जो संकेत है वो Mg है, तो हमने यहाँ पे Mg लिख दिया। ऑक्सीजन का संकेत है O, तो हमने ऑक्सीजन को O2 लिख दिया, और फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड को लिखा MgO। यह जो समीकरण है यह भी रासायनिक अभिक्रिया को ही दर्शाता है। तो देखिए, रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना, जैसे एक तरफ हमने ले लिया जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, तो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की जब अभिक्रिया हुई तो जिंक सल्फेट बना और प्लस हाइड्रोजन बना। तो देखिए, जिंक का जो सिंबल होता है वो Zn होता है, हमने Zn लिख दिया। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, हमने H2SO4 लिया। अब ये हुआ क्या है, SO4 ने जिंक के साथ अभिक्रिया की तो उसने बनाया जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन भैया सिंगल रह गया, तो ये हो गया हाइड्रोजन। इसको जो अभिक्रिया को लिखने का जो मेथड है उसी को ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कि रासायनिक समीकरण किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। अब देखिए, अब रासायनिक समीकरण तो हम लिखते हैं, लेकिन रासायनिक समीकरण में हमें बैलेंस करके लिखना होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। क्योंकि आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि कोई भी द्रव्यमान का तो न तो निर्माण होता है और न ही विनाश है, उसे न हम निर्माण कर सकते हैं न ही उसका विनाश कर सकते हैं, सिर्फ हम उसकी अवस्था में या उसके द्रव्यमान में हम परिवर्तन ला सकते हैं। अगर ये रूल है तो इस रूल के हिसाब से भी हम न तो द्रव्यमान को बना सकते हैं न द्रव्यमान को खत्म कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि देखिए, जैसे H2 है, H2 गैस O2 गैस से मिला और H2O बनाया। अब देखिए, अब इसमें हो क्या रहा है, इधर हाइड्रोजन 2 है, आपके राइट साइड हाइड्रोजन क्या है, लेफ्ट साइड हाइड्रोजन क्या है 2 है, राइट साइड हाइड्रोजन क्या है वो भी 2 है। लेकिन ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन जो है वो आपके लेफ्ट साइड 2 है और राइट साइड 1 है, तो ये हो नहीं सकता। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, केमिकल को
बैलेंस करना पड़ता है, इस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को 2 से मल्टीपल करते हैं। लेकिन जैसे हम ऑक्सीजन को 2 से मल्टीपल करेंगे तो ये 2 से मल्टीपल करेंगे तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन देखिए हाइड्रोजन भी 2 से मल्टीपल हो गया। जैसे ही हाइड्रोजन भी 2 से मल्टीपल हुआ तो हम क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को भी 2 से मल्टीपल कर देंगे। तो ये हो गया हमारा बैलेंस इक्वेशन। अब देखिए इधर भी हाइड्रोजन 4 है, 2 दूनी 4, इधर भी हाइड्रोजन 4 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है। तो इस तरह से हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन तैयार होता है। इसी तरह आप देखिए Zn जिंक जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो देखिए जिंक LHS में जिंक की संख्या 1 है और RHS में जिंक की संख्या भी 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है। सल्फर यहाँ पे 1 है और यहाँ भी सल्फर 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है। इस तरह से ये अभिक्रिया संतुलित ही है। लेकिन कभी कभी अभिक्रिया संतुलित होगी और कभी कभी हमें अभिक्रिया को संतुलित करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखिए जब फेरस लोहा जब जल की उपस्थिति में होता है तो वो फेरिक ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त करता है। तो अब यहाँ पे देखिए इस साइड जो आप देखिएगा, इस साइड फेरस हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। तो LHS में देखिएगा इस साइड यहाँ पे फेरस 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। लेकिन अगर आप RHS में देखिएगा तो यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड 3 है, ऑक्सीजन 4 है और हाइड्रोजन 2 है। तो ये जो है अनबैलेंस है। तो इस अनबैलेंस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना पड़ता है। तो बैलेंस करने के लिए हम जिस मेथड का प्रयोग किए हैं LHS और RHS को इक्वल करना है। तो चलिए हम करते हैं। देखिए यहाँ पे 3 है फेरस, तो हमको इसको 3 बना देना है। तो लीजिए ये हो गया 3Fe। अब देखिए इधर हाइड्रोजन 2 है और इधर भी हाइड्रोजन 2 है, लेकिन ऑक्सीजन देखिए इधर कितना 1 है और इधर 4 है। तो हम इधर ऑक्सीजन को 4 बना देंगे। इधर ऑक्सीजन को अगर हम 4 बनाएंगे तो देखिए ऑक्सीजन इधर बन गया 4, लेकिन जैसे हमने ऑक्सीजन को 4 बनाया तो हाइड्रोजन भी 4 से मल्टीपल हो गया। उधर हमको हाइड्रोजन को भी 4 से गुना करना पड़ेगा। इस तरह से हमारा जो समीकरण हुआ वो बैलेंस हो गया। इधर भी फेरस 3, इधर भी 3, इधर हाइड्रोजन 8 तो इधर भी हाइड्रोजन 8 और इधर ऑक्सीजन 4 तो इधर भी ऑक्सीजन 4। इस तरह से हमें केमिकल रिएक्शन इक्वेशन को हमें बैलेंस करना होता है। अब देखते हैं आगे। देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए सबसे पहला प्रकार में जो आता है वो है संयोजन अभिक्रिया है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए कॉम्बिनेशन नाम से ही है, जब दो एलिमेंट आपस में कॉम्बाइन करेंगे और एक नए एलिमेंट का निर्माण करेंगे। संयोजन नाम में ही है, संयोजन, दो का संयोग हो रहा है। तो ऐसे अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलके, रिएक्टेंट्स मिलके एक प्रोडक्ट, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे जब कोयला का दहन होता है तो कार्बन ऑक्सीजन मिलके CO2 गैस बनाता है। इसी तरह गैस, 2 गैस मिलके जल का निर्माण करते हैं, H2O। इसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये क्या है, जब 2 अभिकारक मिलके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। लेकिन कभी कभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ना ऊष्मा निकलती है। जब इसी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जब ऊष्मा का निर्माण होता है, उत्पाद, देखिए प्रोडक्ट के साथ साथ जब ऊष्मा निकलेगी, एनर्जी निकलेगी, तो उसे ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे देखिए जब प्राकृतिक गैस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जल निकलता है और प्लस ऊष्मा निकलता है। यानी कि जिस भी केमिकल रिएक्शन में, जिस भी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलेगा उसे हम एक्सोथर्मिक या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। जैसे देखिए श्वसन, जब हम सांस लेते हैं तो वो भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि हम जब खाना खाते हैं और खाना जब हमारा पचता है तो वो ग्लूकोज के फॉर्म में हमारे शरीर के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूकोज के रूप में जमा हो जाता है। लेकिन जब हम सांस लेते हैं और सांस के द्वारा जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं, अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, प्लस जल हमारे शरीर के अंदर बनता है और प्लस हमें एनर्जी मिलती है, ये ऊष्मा मिलता है। तो यह भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यानी कि जिस भी रिएक्शन में ऊष्मा निकले,
वो सभी क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब देखते हैं वियोजन अभिक्रिया। देखिए वियोजन अभिक्रिया क्या, देखिए संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक का उत्पाद करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक अभिकारक टूटेगा और कई उत्पादों का निर्माण करेगा। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए डिकम्पोजिशन का मतलब ये टूटना, जिस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करते हैं। देखना, देखिए जैसे फेरस सल्फेट, ये टूटा, उसमें आपने हीट दिया तो वो टूटा, तो वो बना फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड का निर्माण हुआ। इसी तरह आपने चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ा तो वो बना कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जैसे आपने देखिए इसमें क्या किया, तोड़ने के लिए आपने उष्मा दिया, तो जैसे ही किसी रिएक्शन को तोड़ने के लिए जब हम उष्मा देते हैं, हीट देते हैं, तो उसे हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। उसे हम क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। उसी तरह वैद्युत वियोजन यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज भी देके हम किसी धातु में वियोजन कर सकते हैं, किसी यौगिक में हम वियोजन उसमें तोड़फोड़ कर सकते हैं। जैसे देखिए जल है, जल में हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक दिया तो ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस अलग हो गया, तो ये क्या था, वैद्युत वियोजन। इसी तरह हम प्रकाशीय वियोजन कर सकते हैं। ये प्रकाशीय वियोजन क्या है, जब हम किसी यौगिक में सूर्य का प्रकाश आता है तो वो यौगिक दो भागों में टूट जाता है या दो से अधिक भागों में टूट जाता है। तो देखिए सूर्य का जैसे AgCl है, सिल्वर क्लोराइड, तो उसमें जैसे ही सूर्य का प्रकाश गया तो सिल्वर अलग हो गया और क्लोरीन गैस हवा में उड़ गया। इसी तरह सिल्वर ब्रोमाइड में सूर्य का प्रकाश दिए तो ये क्या हुआ, सिल्वर अलग हो गया और ब्रोमाइड अलग हो गया। देखिए ये सभी प्रक्रिया में क्या हो रहा है, इन सभी प्रक्रिया में वियोजन हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, और डिकम्पोजिशन का माध्यम अलग अलग है। एक डिकम्पोजिशन है उष्मीय माध्यम से, एक डिकम्पोजिशन है वैद्युत माध्यम से, और एक डिकम्पोजिशन है प्रकाश के माध्यम से। यानी कि तीन अलग अलग माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, उसको डिकम्पोज कर रहे हैं। इस तीन माध्यम में हम कर क्या रहे हैं, हम एनर्जी दे रहे हैं, और उस एनर्जी को देने से अभिकर्मक क्या हो रहा है, टूट रहा है। यानी कि जो रिएक्टेंट्स है वो क्या हो रहा है, टूट के अलग अलग प्रोडक्ट बना रहा है। लेकिन पहले वाले में आप देखिए उसमें क्या हो रहा है कि अभिकर्मक जब टूटता है तो उष्मा भी निकलता है, लेकिन इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, इस वाले अभिक्रिया में क्या हो रहा है, वियोजन अभिक्रिया में हमको उष्मा देना पड़ रहा है। जब हम उष्मा दे रहे हैं तब जाके ये टूट के अलग अलग बन रहा है। तो इस तरह की अभिक्रियाओं को हम कहते हैं उष्माशोषी। देखिए जब किसी अभिकर्मक को तोड़ने के लिए, यानी कि जब किसी अभिकारकों को तोड़ने के लिए जब रिएक्टेंट्स को तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तब हम उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए अंतर ध्यान रखिएगा, अभी कुछ देर पहले आपने पढ़ा था एक्सोथर्मिक और अब आप पढ़ रहे हैं एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा था कि अभिकर्मक टूट रहा था तो उसके साथ साथ ऊर्जा भी निकल रही थी या उष्मा भी निकल रही थी, लेकिन यहाँ पे अभिकर्मक को तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ रही है, ऊर्जा या उष्मा की जरूरत पड़ रही है। तो उष्मा तीन फॉर्म में यहाँ पे आप तोड़ सकते हैं। एक तो आप हीट दे सकते हैं, एक आप प्रकाश की सहायता से तोड़ सकते हैं, और एक आप इलेक्ट्रिक से तोड़ सकते हैं। अब देखिए, अब है विस्थापन अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया है उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो कम अभिक्रियाशील है वो अपना स्थान अधिक क्रियाशील तत्व के लिए छोड़ देगा। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए फेरस कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है, तो सल्फेट क्या करता है, कॉपर का साथ छोड़ देता है और उसके स्थान पे जो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, फेरस अधिक रिएक्शन है जिसका, उसके साथ अपना कॉम्बाइंड कर लेता है और बनाता है फेरस सल्फेट, और फिर कॉपर अलग हो जाता है। ये आप अपने क्लास में भी देखते होइएगा, जब लड़कियां क्या करती है, तेज कमजोर लड़के का साथ छोड़ के तेज लड़कियों के साथ हो जाती है और बेचारा कॉपर अलग हो जाता है। इसी तरह आप देखिएगा उससे भी अगर तेज है तो उसके साथ चली जाएगी। तो देखिए यहाँ पे देखिए जिंक जो है कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है, तो कॉपर सल्फेट क्या होता है, सिंगल रह जाता है, और जिंक और सल्फेट एक साथ आता है, तो जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर यहाँ पे अलग हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर जो है कम क्रियाशील है और जिंक उससे ज्यादा क्रियाशील होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को रिप्लेस कर देगी, उस अभिक्रिया को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
अब देखते हैं द्विस्थापन। देखिए द्विस्थापन विस्थापन का ही प्रकार है, बस इसमें क्या होता है, विस्थापन में एक, लेकिन यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण है दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान होता है। जैसे देखिए सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, तो होगा क्या, बेरियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा और सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा, वो बनाएगा बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण करेगा। इसे हम कहेंगे द्विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखते हैं उपचयन किसे कहते हैं। देखिए उपचयन जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। देखिए हमेशा ध्यान रखें, जब ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और हाइड्रोजन का ह्रास होगा तो उसे हम कहेंगे उपचयन हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन है। कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो ये क्या, उपचयन है। इसी तरह आप देखिए अपचयन क्या होता है, अपचयन वो है जहाँ पे ऑक्सीजन का ह्रास हो, ऑक्सीजन घटे और हाइड्रोजन बढ़े। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो क्या रहा है, इस अभिक्रिया को सिर्फ देखिएगा तो यहाँ से ऑक्सीजन हट रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन बढ़ रहा है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, इस अभिक्रिया को अपचयन की अभिक्रिया में हम रख सकते हैं। लेकिन देखिए इसमें दोनों एक साथ हो रहा है, ऑक्सीजन भी बढ़ रहा है और हाइड्रोजन भी बढ़ रहा है। जब उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ हो, ध्यान रखिए सुनिएगा, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो तो उस अभिक्रिया को हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया को हम ऐसे लिखते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखिए जब अपचयन ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है तो इसके परिणाम स्वरूप कुछ हमारे आसपास कुछ चीज देखने को मिलती है। जैसे देखिए कोरिजन, संक्षारण, जैसे जंग लगना। देखिए जब भी कोई धातु आर्द्रता अम्ल आदि के संपर्क में आती है, जब पानी के संपर्क में, आर्द्रता क्या है, देखिए वो पानी ही है। देखिए जब होता क्या है, जब आप देखिएगा बारिश में, जब वर्षा का मौसम होता है तो बारिश हो जाती है, फिर पानी क्या होता है, धूप जब उगता है तो वो धूप के गर्माहट से ये वाष्प बन के धीरे धीरे ऊपर आता है। तो जब ये वाष्प बन के धीरे धीरे ऊपर आता है तो ये वायु में ही रहता है। तो वायु में जो पानी की मात्रा है उसे ही हम क्या कहते हैं, आर्द्रता। अब जैसे देखिएगा कि जब आप कोई फ्रिज से कोई ठंडा बोतल निकालते हैं, लेकिन वो बोतल क्या है, बंद है, लेकिन आप देखते हैं कि जैसे आप वायु में रख देते हैं तो उस पर पानी का परत जम जाता है। तो ये पानी का परत क्या है, देखिए ये पानी का परत वही है, जब आप वायुमंडल में रखते हैं तो वायुमंडल में पानी है, तो ये वायुमंडल में जब पानी इस पे से टकराती है तो उस पे ठंडी हो जाती है और ठंडी होके ये पानी इस पे चिपक के नीचे गिर जाती है। इसी को हम कहते हैं आर्द्रता। यानी कि जो वायुमंडल में पानी है, जो जल है, आपके आसपास जो वायुमंडल में जल है, उसे ही हम कहते हैं आर्द्रता। जब कोई धातु इसके संपर्क में आती है तो होता क्या है, धातु का जो ऊपरी परत है ना वो कमजोर होने लगता है, यानी कि उस पर जंग लगने लगता है। जैसे आप देखते हैं लोहे पे जंग लगना, चांदी के ऊपर आप देखते होइएगा काली परत लग जाता है और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, ये सब क्या है, ये कोरोजन है, संक्षारण है। अब इसका आप कर क्या सकते हैं, इसको आप बचा कैसे सकते हैं, तो देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, विद्युत लेपन, इलेक्ट्रिसिटी से एक लेपन कर दीजिए जिससे वो बच जाएगा। आप उस पर पेंट कर सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे, आप लोहे का खिड़की या लोहे का गेट या दरवाजा बनाते होंगे तो उस पर क्या करते हैं, आप पेंट कर देते हैं जिससे वो आर्द्रता के संपर्क में नहीं है और लोहे पे जंग नहीं लगे। इससे आप कोरिजन से धातुओं को बचा सकते हैं, विद्युत लेपन और पेंट करके। अब देखिए विकृत गंधिता, रेंसिडिटी। देखिए रेंसिडिटी क्या होता है, जब आप देखते होइएगा गर्मी के महीनों में जब आप खाने को कुछ देर के लिए खुला छोड़ देते हैं तो खाना में से एक अजीब टाइप का दुर्गंध आने लगता है। ये दुर्गंध क्या है, यही दुर्गंध है रेंसिडिटी, विकृत गंधिता। जब वसायुक्त, देखिए वसायुक्त आप खाना जो बनाते हैं, कोई सब्जी बनाते हैं तो क्या है, तेल से बनाते हैं, तेल में बनाते हैं, तो तेल में क्या होता है, फैट होता है, वसा होता है। ये फैट वसा जब वायु के संपर्क में आती है तो ये उपचयित हो जाती है, रिडक्शन हो जाता है इसका, उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। जब ऑक्सीडेशन होता है तो स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है, इसलिए हमें वो दुर्गंध आने लगता है। उसको रोकने का उपाय क्या है, प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करिए, उसमें है ना ऐसा ऑक्सीकारक डालिए जो ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट ही न करे।
वायुरोधी बर्तन में खास सामग्री रखिए, मतलब जहाँ पे मतलब उसको ढक दीजिए कि वायु उसमें ना पहुंचे। वायु नहीं पहुंचेगा तो वायु में ऑक्सीजन होगा, तो इससे उपचयित या ऑक्सीडेशन उसका नहीं होगा। या वायु के स्थान पे आप नाइट्रोजन गैस भर सकते हैं। अब देखते हुए चिप्स का पैकेट में हवा भरा रहता है, ये हवा क्या है, ये ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि चिप्स में आप देखते हैं ये चिप्स रखा रहता है। अगर वायु रख देंगे हम तो वो ऑक्सीजन के साथ उपचयित हो जाएगा, इससे क्या होगा, ये चिप्स खराब हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, वायु के स्थान पर हम नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। नाइट्रोजन गैस इसके साथ उपचयित नहीं होता है। जब भी आप चिप्स का पैकेट फाड़ते हैं तो उसमें नाइट्रोजन गैस थोड़ी मात्रा में रखा रहता है। इससे क्या होता है कि आपका चिप्स या कोई भी सामान पैकेट में जो रखा रहता है वो खराब नहीं होता। क्या अगला मेथड है शीतलन के द्वारा, मतलब ठंडा स्थान पर आप रख सकते हैं। इसलिए आप देखते हुएगा कि हम फ्रीज का उपयोग करते हैं, किसी भी सामान को रखते हैं उसे फ्रीज में डाल देते हैं, या ठंडा जब रहेगा तो वो विकृत गंधिता या रेंसिडिटी की समस्या नहीं होगी। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।